तो हम लोग का जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। तो जैसा कि हम लोग अभी शुरू में देखते आए हैं कि हर बार हम लोग कोड की बात कर रहे थे कि कोड क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो कोड वाला कॉन्सेप्ट आया वो कैसे आया है ना। तो कोड के बारे में इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कई डिसिप्लिन से थे, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें फिजिस्ट भी थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट भी थे, बायोकेमिस्ट और जेनेटिसिस्ट भी थे। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि इसमें जो जीन के ऊपर जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। और यही जैसा कि आपने देखा ट्रांसक्रिप्शन में और एप्लीकेशन में, यही जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में यही कोड डीएनए से mRNA पर आता है और डीएनए में सेम कॉपिंग होती है। तो इस तरह से एक डीएनए का कॉन्सेप्ट आया। इसके बारे में थोड़ा सा हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या क्या अपना ओपिनियन दिया, क्या क्या चीज़ें बताई कि किस तरह से ये पूरी सिस्टम पूरी प्रोसेस हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें हम ये बात करेंगे, साइंटिस्ट थे जॉर्ज कैमो। जॉर्ज कैमो एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो बेसेस हैं वो 4 होते हैं। ये सबको पता है कि बेसेस जो, ये मालूम था पहले से कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो 4 हैं। कौन कौन से हैं आप लोग जानते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन या यूरेसिल। तो इस तरह से 4 बेसेस हैं। और अब क्या होता, क्या है दिक्कत कि 4 बेसिस को कोड करना है किसके लिए, कितने एमिनो एसिड के लिए, 20 एमिनो एसिड के लिए। अगर 4 बेसिस को 20 एमिनो एसिड के लिए सीक्वेंस करना है तो अगर वो उनका सीक्वेंस 4 कोड का होगा, 4 नंबर का होगा, तो कितने कोड बन पाएंगे, मुश्किल से 4 कोड ही बन पाएंगे। लेकिन अगर उनको हम 3 के ले माने एक जेनेटिक कोड के लिए हम 3 न्यूक्लियोटाइड को अगर ये लें तो फिर क्या होगा, हम ढेर सारे कोड बना सकते हैं, ढेर सारे कोड सीक्वेंस बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो टोटल बेस पेयर है वो है 4 और हमारे पास जो एमिनो एसिड हैं बनने हैं वो कितने हैं, 20। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम 4 के बजाय 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोड बनावें, या एक एमिनो एसिड के लिए कम जो कोड हमारा होगा वो कैसा होगा, 3 बेस पेयर का होगा। जब जेनेटिक कोड 3 बेस पेयर का होगा तो हम बहुत सारे जेनेटिक कोड बना सकते हैं। जैसे कितने जेनेटिक कोड बन सकते हैं, अगर 3 कोड को लिया जाए, 3 न्यूक्लियोटाइड को लिया जाए, 3 नाइट्रोजनस बेस को लिया जाए तो 4 × 4 × 4 64 पॉसिबिलिटीज हैं कोड बनने की। यानी कितने कोड जनरेट किए जा सकते हैं, 64 कोड्स जनरेट किए जा सकते हैं। आप अपने बुक में डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ये आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 64 कोडांस दिए हुए हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ये कैसे ट्रिपलेट कोड है। कोड कैसे होने चाहिए, ट्रिपलेट होने चाहिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 कोड मिल करके कुल कितने कोड बना दे रहे हैं, 3 कोड की वजह से टोटल सीक्वेंसिंग जो हो रही है वो 64 कोडांस की हो रही है, 3 सीक्वेंस की वजह से, 3 न्यूक्लियोटाइड की वजह से। तो अगर हम जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड लेते हैं एक जेनेटिक कोड में, तो टोटल हम 64 कोडांस बना सकते हैं। दूसरी चीज, अभी हम ये कहेंगे कि अगर कोड 64 हैं और एमिनो एसिड 20 हैं तो ये कैसे होगा। तो फिर उसमें इसका सलूशन ये है कि जो जेनेटिक कोड है और एमिनो एसिड है, तो एक एमिनो एसिड के लिए मोर देन 1 जेनेटिक कोड हो सकते हैं। यानी 20 एमिनो एसिड में जो है एक एमिनो एसिड के लिए एक कोड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इस तरह से एक से ज्यादा कोड एक अमीनो एसिड के लिए हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कोडिंग सीक्वेंस होता है और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज। एक साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना हुए हैं, जो भारतीय मतलब उसके थे, भारतीय मूल के थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो मतलब डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेज या न्यूक्लियोटाइड का उन्होंने क्या बनाया था, सिंथेसिस किया था। आरएनए मॉलिक्यूल की उन्होंने मतलब आर्टिफिशियल आरएनए मॉलिक्यूल की उन्होंने सिंथेसिस किया, वो भी डिफाइंड कॉम्बिनेशन, जैसा वो कॉम्बिनेशन चाहते थे उसको सिंथेसाइज करने का उन्होंने डेवलप या टेक्निक डेवलप किया था। तो उसमें जो है कि उन्होंने जो रिक्वायर्ड है, जो डिफाइंड कॉम्बिनेशन, जो हम जैसा चाहते हैं अपने हिसाब से उन्होंने सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया था। ठीक है, और इसमें उन्होंने 2 तरह के बेसिस लिए थे, 2 तरह के पॉलीमर बनाए थे। एक होमोपॉलीमर था और एक
कोपॉलीमर था। होमोपॉलीमर कोपॉलीमर के बारे में आप पढ़े होंगे, जब कोई भी पॉलीमर जो होता है उसमें एक सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं तब उसको हम लोग होमोपॉलीमर बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा टाइप के अगर उसमें मॉलिक्यूल हैं तब उसको हम लोग बोलेंगे कोपॉलीमर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया था आरएनए मॉलिक्यूल का। इसके अलावा मार्शल नीरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो मार्शल नीरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस डेवलप किया था। तो ये सब जितनी भी रिसर्च हुए, जितने भी काम हुए, इससे क्या हुआ, हमें जेनेटिक कोड को एक्सप्लेन करने में हेल्प मिली। ये जेनेटिक कोड के कॉन्सेप्ट के लिए हेल्पफुल हुआ। इसके अलावा सेवेरो ओकोवा एंजाइम या पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, यानी एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए बिना किसी टेम्पलेट के, या टेम्पलेट फ्री मेथड है एक तरह से कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो एंजाइम होता है सेवियर ओकोवा एंजाइम, ये क्या काम करता है, ये आरएनए के पॉलीमराइजेशन में जो डिफाइंड सीक्वेंस, जो डिफाइंड हम सीक्वेंस हम चाहते हैं उसके हिसाब से इस एंजाइम के हेल्प से हम आरएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं। और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब इसके लिए किसी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बिना टेम्पलेट के भी इस तरह का आरएनए सिंथेसिस कर सकते हैं सेवेरो ओकोवा एंजाइम के हेल्प से। तो ये बहुत सारे मेथड है ना, बहुत सारे मेथड है जिसके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वर्क किया, और इसकी वजह से हमको ओवरऑल जेनेटिक कोड के बारे में काफी डिटेल मालूम हुआ, कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जेनेटिक कोड क्या चीज है और किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। इसके बाद हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि जेनेटिक कोड एक्चुअली क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो जेनेटिक, तो हम लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन। किस चीज की फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है, ये जेनेटिक कोड की है। जेनेटिक कोड में जैसे पहला ये यू है तो ये फर्स्ट लाइन हो गई, दूसरा वाला ये अपर लाइन से आ गया सेकंड पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन इधर से दिखाया गया, सेकंड ऐसे, और थर्ड इधर लिखा गया। तो इस तरह से इतने सारे कोड बने। ये टोटल कोड कितने हैं, 64। तो 64 कोड्स में से सभी, पहली बात तो ये सारे कोड कैसे हैं, ये ट्रिपलेट कोड है। ट्रिपलेट मीन्स मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 नाइट्रोजनस बेस। दूसरी चीज, ये ट्रिपलेट कोड है और इसमें से 64 में से 61 कोडान अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करते हैं, और 3 कोडान जो होते हैं वो नहीं, नॉन कोडिंग होते हैं, वो फंक्शन एज ए स्टॉप कोडान, माने जो आपने जैसे वहां पे आप देखा था इनिशिएशन और टर्मिनेशन। तो स्टॉप कोडान जो होता है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस को क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो वो स्टॉप कोडान हो गए। इसके अलावा बचे कितने, अगर 64 में से 3 स्टॉप कोडान हो गए, यानी 61 कोड फॉर हाउ मेनी एमिनो एसिड, 61 कोडान्स कोड्स फॉर 20 एमिनो एसिड्स। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आप ध्यान से देखेंगे तो जो एमिनो एसिड है वो 20 ही आपको दिखाई देंगे, और कोड्स आपको 64 हैं। 64 में से 3 जो हैं वो स्टॉप कोडान होते हैं, वो किसी एमिनो एसिड के लिए वर्क सिंथेसिस नहीं करते हैं। इसके बाद इसमें से एक कोडान जो होता है वो क्या होता है, इसमें से इनिशिएशन कोडान होता है, इनिशिएट करता है किसी भी प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो ये जो कोड है वो है AUG, यहाँ पे नीचे आप देखिए AUG, इसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडान। और ये क्या किस एमिनो एसिड के लिए होता है, ये एमिनो एसिड है मेथियोनिन। तो ये मेथियोनिन को सिंथेसिस भी करता है और साथ में इनिशिएशन भी करता है, दोनों काम है इसका। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आरएनए बनेगा, पहली जो अमीनो एसिड सिंथेसिस होगी, ये सबसे पहला जो अमीनो एसिड आएगा, फर्स्ट अमीनो एसिड विल बी मेथियोनिन। तो कहीं भी स्टार्टिंग होगी तो मेथियोनिन से स्टार्ट होगा। तो ये दोनों काम करता है, इनिशिएशन का भी काम कर रहा है और अमीनो एसिड के लिए, मेथियोनिन के लिए तो कोडिंग कर ही रहा है। इसके बाद और क्या फीचर होते हैं जेनेटिक कोड के, जेनेटिक कोड्स आर अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, है ना, यानी वन कोडांस कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, वन कोडांस कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड। अब आप तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया बात ये, अभी तो हम कह रहे थे एक से ज्यादा हो सकते हैं, अब कह रहे हैं कि वन कोडान वन ही एमिनो एसिड करेगा। मतलब ये है कि जैसे कोई एक कोडान आप ले लीजिए, मान लीजिए ये फर्स्ट हम ले लेते हैं यू, तो ये सिर्फ
फिनाइलेनिलीन के लिए ही वर्क करेगा, या फिर ये UCU है ये सेरोटोनिन के लिए। यानी कहने का मतलब कि एक कोड दूसरा कोड, दो कोड यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ये PHE जो लिखा है फिनाइलेनिल, इसके लिए 2 एमिनो एसिड हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोड हो सकते हैं, लेकिन एक कोड एक ही एमिनो एसिड को सीक्वेंस करेगा। मतलब कि अगर AUU है, या यहां पे और कोई भी हम ले लें, या मान लीजिए AAA, ट्रिपल ए ले लें, तो ट्रिपल ए से सिर्फ लाइसिन ही सिंथेसिस हो सकता है, कोई दूसरा एमिनो एसिड सिंथेसिस नहीं हो सकता। हाँ, AAA के अलावा AAG भी लाइसिन को सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि AAA से लाइसिन भी हो जाए, आर्सेनिन भी हो जाए, हिस्टीमिन भी हो जाए, और कोई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक कोड एक ही चीज के लिए होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो वन जेनेटिक कोड कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, बट वन एमिनो एसिड जो है, एक एमिनो एसिड जो होगा वो एक से ज्यादा कोड से सिंथेसाइज हो सकता है। यानी एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकता है। आप इस डायग्राम में भी देखिए, एक एमिनो एसिड के लिए 2 या 3 जगह आप, जैसे आर्जिनिन देख लीजिए, आर्जिनिन में 4 कोड दिखाई दे रहे हैं, 5-6 कोड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट कोड जो यहाँ CGU दिया है, इससे आर्जिनिन के अलावा कोई और भी हो जाएगा, सिस्टीन भी हो जाए, सेरोटोनिन भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो एक कोड एक ही चीज के लिए है, ठीक है, समझ रहे हैं हम। जैसे कि हम एक से ज्यादा मोबाइल नंबर तो रख सकते हैं, लेकिन एक ही मोबाइल नंबर को एक से ज्यादा आदमी नहीं रख सकते हैं। तो मोबाइल नंबर हमारे जेनेटिक कोड के लिए हो गया, मोबाइल नंबर हमारे जेनेटिक कोड के लिए हो गया, लेकिन क्या हमारा मोबाइल नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम अपने आप को अमीनो एसिड की तरह रखें और मोबाइल नंबर को कोड की तरह रख लें, तो बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज क्या है, जैसा कि हमने बताया कि सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडन, हेंस द कोड इज डीजनरेट, है ना। तो ये चीज हो गई यहाँ पे कि कोड कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं। एक से ज्यादा कोड से कोई भी एमिनो एसिड बन सकते हैं। इसके अलावा द कोडान इज रीड इन mRNA इन ए कॉन्टिगुअस फैशन, दे आर नॉट पंक्चुएशन, ठीक है। तो कॉन्टिगुअस फैशन का मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूटी में होते हैं, है ना, बीच बीच में ब्रेक नहीं हो सकता है। बीच में ब्रेक होगा तो वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो कोड को हमेशा कंटिन्यूअस फैशन में पढ़ा जाता है, कंटिगुअस कर लीजिए, कंटिन्यूअस कर लीजिए, उसमें मतलब पंचुएशन या इंटरप्शन कोई नहीं होता है। ये कोड है तो कंटिन्यूअस, आप DNA पर भी देखते हैं कंटिन्यूअस कोडिंग होती है। ये नहीं कि बीच में कोई गायब हो जाए, छूट जाए, ऐसा नहीं है। अगर वो हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगा वहां पे। तो ये कंटिन्यूअस फैशन में होते हैं, बीच में इंटरप्टेड नहीं होते। नो पंक्चुएशन का मतलब कोई इसमें पंचर, जैसे पंक्चुएशन मतलब इसमें कोई भी बीच बीच में ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअस फैशन होता है। इसके बाद कोड इज नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कि चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो या कुछ और हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर UUU कोड है तो वो फिनाइल एनाइलिन के लिए ही होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। कि ये नहीं कि ह्यूमन में कुछ और सिस्टम है, दूसरी जगह कोई और सिस्टम है, ऐसा नहीं है। जो कोडिंग है नाइट्रोजनस बेस की, सेम टाइप का नाइट्रोजनस कोड, नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनस बेस का कोड सीक्वेंस सेम प्रोटीन, सेम एमिनो एसिड बनाएगा हर एक इंडिविजुअल में, चाहे वो बैक्टीरिया से लेकर के कुछ भी ले लें, प्रोटोजोआ ले लें, कुछ भी ले लें हम, कोई भी एनिमल किंगडम ले लें, प्लांट इवन ले लें हम, तो वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल चीज है, कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। इसके अलावा हमने इनिशिएशन कोड के बारे में बता दिया। तो ये सब एक कोड, जेनेटिक कोड की स्पेसिफिक फीचर हैं, उनका कह सकते हैं एक तरह से मेन फीचर्स हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे।